हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB TGT का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर के हम एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन का एक सेट बना रहे हैं और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन का सेट आई होप कि आपको पसंद आएगा कि 10 क्वेश्चन का सेट और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहेगा। तो ये जो हमारा 2024 में जो DSSB का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट कर देते हैं क्या है ये क्वेश्चन पेपर। तो पहला अगर हम देखें यहाँ पर कि जो पहले ये देख लेते हैं कि ये एग्ज़ाम कब हुआ था। ये 10 अक्टूबर 2021 को हुआ था शिफ्ट 1 में, और फीमेल के लिए, जैसे हमें पता है कि मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग से होते हैं एग्ज़ाम इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, इससे पहले 10 क्वेश्चंस की एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, इसमें भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन का ये सेट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना को किस नाम से भी जाना जाता है। भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना, मतलब कि भारत हमारा आज़ाद हुआ है 1947 में। कब हुआ है? 1947 में। उससे पहले ही 1945 में आर्थिक विकास के लिए एक योजना बनाई थी जिसमें 8 बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो इस योजना को किस नाम से जाना जाता है? इस योजना को हम जानते हैं बॉम्बे प्लान के नाम से। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि बॉम्बे प्लान है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है हमारे बॉम्बे प्लान का एक पोस्टर है। बॉम्बे प्लान या फिर बॉम्बे योजना भारत की स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था, मतलब जब भारत आज़ाद हो जाएगा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, देश के आज़ाद होने के बाद उसके विकास के लिए बॉम्बे के प्रभावशाली व्यापारिक नेताओं, बॉम्बे के जो प्रभावशाली व्यापारिक नेता थे उनके प्रस्तावों का एक सेट था। उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखा था, उसका पूरा ये एक सेट था। इस योजना को 2 भागों या खंडों में प्रकाशित किया गया। पहली जो हुई 1944 में और दूसरी 1945 में। ठीक है, इसमें जो 8 प्रभावशाली, जो हम ये कह सकते हैं कि व्यापारिक बिजनेसमैन थे, तो उनके लिए उनके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन थे। एक थे JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, अर्देशीर दयाल, लाल श्रीराम, कस्तूरभाई लाल भाई, अर्देशीर दर भषा श्रॉफ, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जॉन मथाई। ये जो थे ये 8 व्यक्ति थे। इन्होंने इन्हीं की सजेशंस पर, इनके प्रस्तावों पर ये प्लान बनाया गया था जिसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें किसने भाग नहीं लिया था। तो इसे देखते हैं। पहला इसका ऑप्शन है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था या नहीं लिया था। इन्होंने तो लिया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। हमसे पूछा गया कि किसने भाग नहीं लिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला। सेकेंड किस में है? ओनली ये ऑप्शन ए, केवल एक। इन्होंने भाग नहीं लिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। बाकी के सभी लोगों ने भाग लिया था, लेकिन इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। एक्चुअल में इसके जो प्लान हुए, जो मीटिंग हुई थी वो 3 हुई थी। 1930 से लेकर 1932 तक के लिए 3 मीटिंग्स हुई थी। उसमें से पहली में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरी में भाग लिया था और तीसरी में भी भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि पहले ही हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं कि ये गोलमेज सम्मेलन क्या था और कब कब हुआ। तो दरअसल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930 से लेकर के 1932 तक। पहला नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, दूसरा सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, और ये हुआ नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लेकर हुआ। ठीक है, तो अभी हमारा ये कि फर्स्ट वाले में किस किसने पार्ट लिया था। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जैसे इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। ठीक है, इसमें भाग लें, और इसकी जो आधिकारिक तौर पर शुरुआत की थी किसने तौर पर जॉर्ज पंचम ने की थी, इसका प्रारंभ किया था। और उसके जो अध्यक्ष बने थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड बने थे। ठीक है, गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था क्योंकि गांधी जी बिजी थे अपने मतलब कि राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, और गांधी जी जो थे अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिजी थे, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, और कुछ सदस्य उनके जेल में थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी का एक समझौता हुआ इरविन के साथ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद उन्होंने गांधी जी को एग्री किया और गांधी जी दूसरे सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए। तो हम देखते हैं कि पहला जो सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें किस किसने पार्ट लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया था। उसके अलावा किस किसने पार्ट लिया था? मुस्लिम लीग ने लिया था और उनके जो भी नेता थे इन्होंने लिया था। हिंदू महासभा ने लिया था, उदारवादी ने लिया था, सिख ने लिया था,
कैथोलिक ईसाई ने, और दलित वर्ग। और दलित वर्ग की तरफ से थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने भाग लिया था। और रियासतें भी थी, इन्होंने भी इसमें भाग लिया था। ये देख सकते हैं आप, इन सबके नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अगर एक डेट और हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो अच्छा मैंने डिस्कस कर ही लिया, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों समझौतों में भाग लिया, वो थे, तीनों सम्मेलनों में भाग लिया, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। दूसरा सम्मेलन हमने देख ही लिया, ठीक है। लेकिन जब दूसरा सम्मेलन हुआ, गांधी जी लंदन गए तो वहाँ से उनको निराशा हाथ लगी, ठीक है। वहाँ से गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा, और वहाँ से आने के बाद उससे उन्होंने फिर से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। थर्ड सम्मेलन कोई ज़्यादा खास यूज़फुल नहीं रहा, जो कि नवंबर से दिसंबर तक हुआ, क्योंकि इसमें केवल 46 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्रतिनिधि थे। क्यों थे, इसके पीछे की वजह थी क्योंकि जो ब्रिटेन की लेबर पार्टी थी और भारत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। इसमें खास बात है, और एक चौधरी रहमत अली जो थे, इन्होंने विभाजित भारत के मुस्लिम भाग का नाम पाकिस्तान रखा, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसमें भाग नहीं लिया था, थर्ड वाले पार्ट में, ठीक है। आगे बढ़ा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 20वीं सदी के शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था, ये बात सही है। 19वीं सदी में इसमें से केवल मजदूरों और किसानों के सदस्य ही शामिल थे। हाँ देखो, हुआ ये जब 20वीं सदी में हुई तो यहाँ पर कुछ फिलोसफर और ये कह कि कुछ पढ़े लिखे लोग थे, वकील वगैरह होते थे, जो थोड़े बुद्धिजीवी टाइप के लोग थे, इन्होंने सामने आना शुरू कर दिया, और ये थोड़े से अमीर थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, और यहीं पे सही मायने में रूसी क्रांति काफ़ी इन्हीं की वजह से सक्सेसफुल रही, ठीक है। 19वीं सदी में क्या होता था कि जो मजदूर थे और किसान थे, केवल यही लड़ाई लड़ते थे, और इनके पास कुछ खास आइडियाज़ नहीं थे जिससे कि ये आगे अपनी कुछ डिमांड रख सके। तो जब कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने इसमें पार्ट लेना शुरू किया, बुद्धिजीवियों ने पार्ट लेना शुरू किया, तो इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो हमारे दोनों ऑप्शन ही ठीक हो गए यहाँ पर। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा ओनली 1 और बोथ A and 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एक सोशलिस्ट और एक कैपिटलिस्ट। एक्चुअल में इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा समाज होता है जो निजी स्वामित्व को नष्ट करता है, मतलब कि जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को आने नहीं दिया जाता, तो ऑब्वियसली वो होता है सोशलिस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। लेकिन यहाँ पर हमें समझने वाली एक बात हो रही है कि जो सोसाइटी इकोनॉमी होती है वो दरअसल 3 टाइप से चलती है। इसमें एक चलती है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। सोशलिस्ट, इसमें क्या होता है कि सोशलिस्ट के भी गुण होते हैं और कैपिटलिस्ट के भी गुण होते हैं, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के गुण होते हैं। समाजवादी में क्या होता है कि ज़्यादा ध्यान जो दिया जाता है सोशल वेलफेयर पर दिया जाता है लोगों के, और पूंजीवादी में जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि वो केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर दिया जाता है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है इसमें दोनों चीज़ों को लेकर चलाया जाता है, सोशलिस्ट को भी और कैपिटलिस्ट को भी। कई क्षेत्रों में जो ध्यान दिया जाता है वो लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रखकर डिसीजंस लिए जाते हैं, और कई जगह पर प्रॉफिट को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते हैं। तो इस तरीके की इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। इंडिया की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो रशिया की इकोनॉमी जो सोशलिस्ट है, और अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो इसका आंसर हमारा जो हो गया, आंसर तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द टेनिस कोर्ट ओथ टेकन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी। तो आंसर तो इसका इजी है कि 20 जून 1789 को क्या किया गया था, ये शपथ ली गई थी। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बारे में हमें जानना है कि 20 जून से पहले क्या हुआ था, कि ऐसा क्या हुआ टेनिस कोर्ट में शपथ लेने की जरूरत पड़ गई। देखते हैं। इससे पहले जो घटना थी वो होती 5 मई की। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो लुई 16 जो राजा था फ्रांस का, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो उसने क्या किया कि उसका सरकारी खजाना खाली हो जाने की वजह से उसने स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई, ठीक है, 5 मई 1789 को। और उसमें इसने ये कहा कि टैक्स बढ़ाने की सिफारिश की, और उसमें स्टेट जनरल में टैक्स बढ़ाने के लिए फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोगों को बुलाया गया। और फर्स्ट स्टेट का 1 वोट होगा, सेकंड स्टेट का 1 और वोट होगा, और थर्ड स्टेट का भी 1 वोट होगा। टोटल 3 वोट होंगे। 3 में से अगर जिसके फेवर में 2 होंगे उसकी बात मान ली जाएगी। तो लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो कह रहे थे कि इस तरीके से स्टेट वाइज वोटिंग नहीं होनी चाहिए, कि जो मेंबर है उनके हिसाब से, जैसे कि 300 मेंबर है तो 300 वोट होने चाहिए, यहाँ भी 300, यहाँ पर 600 मेंबर है तो 600 वोट होने चाहिए, इनके हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन लुई 16 इस तरीके की बात से सहमत नहीं था, क्योंकि जनरली क्या होता था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, फर्स्ट में जो आते थे हमारे पादरी जो हम कह सकते हैं क्लर्जी आते थे, और जो सेकंड में आते थे हमारे नोबिलिटी यानी कि कुलीन वर्ग के लोग आते थे, थर्ड स्टेट में गरीब किसान, छोटे बड़े मजदूर, कुछ बड़े बिजनेसमैन के वकील, फिलोसफर वगैरह ये सब आते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ये कहा कि वोटिंग जो होनी चाहिए स्टेट्स के हिसाब से ना होकर के जो पर्सन है उनके हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि टोटल 300 वोट ये डाले, 300 ये डाले और 600 ये, तो टोटल 1200 की वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन इस पर एग्री नहीं हुए, लुई 16 एग्री नहीं हुए,
चलते हुए क्या हुआ, यहाँ से चले गए और अपने आप को 20 जून को क्या किया, एक टेनिस कोर्ट में जाकर इकट्ठा हो गए और वहाँ पर अपने आप को नेशनल असेंबली इन्होंने घोषित कर दिया। और नेशनल असेंबली इन्होंने डिसाइड किया कि जब तक कोई कानून और संविधान नहीं बन जाता तब तक ये नेशनल असेंबली ही रूल करेगी, क्योंकि इनका ये मानना था, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट को अगर हम देखें तो इसमें केवल 10% लोग आते थे, ठीक है, 10% की पॉपुलेशन थी, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे इसमें 90% की पॉपुलेशन थी। जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो अपने आप को कह रहे थे कि हम ही देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, ये बात हो जाती है यहाँ पर। इसमें एक डेट और देखने वाली है जो कि इंपॉर्टेंट है कि 14 जुलाई को क्या हुआ था, यहीं से हम कहते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्ट हुई थी। क्या हुआ इस दिन, बास्टिल का जो फोर्ट था उसको ध्वस्त कर दिया गया था, ठीक है, और बास्टिल के फोर्ट में जो कैदी थे, राजनीतिक कैदी, उनको रिहा करा लिया गया था। ऑल्दो उसमें केवल 7 ही कैदी थे और वहाँ का जो कमांडर था उस जेल का, एक्चुअली में एक जेल भी था और किला भी था, उसको मार दिया गया था कमांडर को यहाँ पर। और 4 अगस्त को भी एक खास बात हुई यहाँ पर। 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने कानून बनाया, उसमें बोला कि जो कर हैं, कर्तव्य बंधे वाली सामंत व्यवस्था, इसको खत्म कर दिया गया। और जो टैक्स है, जो टाइड नाम का टैक्स है जो चर्च को दिया जाता था उसको भी बैन कर दिया। टाइल नाम का जो टैक्स था जो सरकार को दिया जाता था उसको भी बैन कर दिया। और फाइनली 1791 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया फ्रांस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि अब जो राजा राज करेगा वो संविधान के हिसाब से करेगा, यानी कि उसकी पावर पर थोड़ी सी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो अली ब्रदर्स ने की थी, जिसे हम कहते हैं कि मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने इसकी स्टार्ट की थी। अब यहाँ पर कुछ और नेम आए हैं, उनके भी नाम देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी, इनके अगर राजनीतिक गुरु बोले जाए तो इनको कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और कब आए थे गांधी जी? 9 जनवरी 1915 में गांधी जी 1915 में गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। किसके कहने पर आए थे? गोपाल कृष्ण गोखले के। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो इन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी थी, ठीक है। और हैदर अली की बात करें तो इन्होंने एंग्लो मैसूर वॉर लड़े थे, ठीक है। और ये कहाँ के सुल्तान थे? मैसूर के नवाब थे, शासक थे, मैसूर के थे। और मैसूर में इन्होंने ब्रिटिशर से लड़ाई लड़ी थी और 1782 में इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद इनके पुत्र टीपू सुल्तान ने शासन संभाला, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब समाप्त कर दिया? एक्चुअल में जो अवध राज्य में जो राजा था वो वहाँ पर था वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह थे, ठीक है। क्या कर दिया उसको, उनसे वो राज्य उनका छीन लिया गया। कब छीन लिया गया? 1856 में, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड भी कुछ बातें जान लेते हैं कि क्या हुआ था, क्यों छीन लिया गया था राज्य। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, जिसे हम व्यापकगत के सिद्धांत कहते हैं, ये डलहौजी ने स्टार्ट किया था, इसके बारे में हम जानते हैं। तो उसने क्या किया, पहले सतारा, फिर संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध, इन सबको क्या कर लिया यहाँ पर ब्रिटिश ने, इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबको अपने अंडर कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने एक अच्छी सी ट्रिक बनाई है, इसको याद रखने का तरीका कि तारा सुंजा, तारा सुंजा, तारा सुंजा से ट्रिक से याद रख सकते हो। तारा से मतलब हो गया तारापुर, एस से हो गया संबलपुर, यू से हो गया उदयपुर, एन से हो गया नागपुर और जे से हो गया झांसी, एस से हो गया अवध। और मज़े की बात ये है कि ये 48 में हुआ था, मतलब 1848, और ये हुआ 50 में, और ये हुआ 52 में, और नागपुर जो था वो 53 में हुआ। बाकी सब में 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। और झांसी को 54 में इन्होंने कब्जा लिया था और लास्ट में अवध को 56 में, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, तारा सुंजा, ये एक ट्रिक से इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं कि जो नवाब वाजिद अली शाह जो थे, इनकी जो ताजपोशी हुई थी, मतलब ये जो राजा, मतलब इनको ताज बनाया गया था वो 13 फरवरी 1847 को बनाया गया था। और 56 में इनको क्या कर दिया गया था, 1856 में अंग्रेजों ने इनको हटा दिया था। तो इनका इतना ही शासन रहा। थोड़ा सा जान लेते हैं कि सब्सिडी अलायंस क्या थी। सब्सिडी अलायंस को हम बोलते हैं सहायक संधि। सहायक संधि में क्या हुआ कि मैसूर पर कब्जा हुआ, तंजौर पर कब्जा हुआ, पेशवा पर कब्जा हुआ, भोंसले पर कब्जा हुआ और सिंधिया पर कब्जा हुआ। कब कब हुआ ये देख लेते हैं हम यहाँ पर। 1799 में, एक्चुअल में 1799 में जो था टीपू सुल्तान का और ब्रिटिशर्स का युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी और इन्होंने फाइनली मैसूर पर भी कब्जा कर लिया था। बाकी के और भी युद्ध हुए थे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी के रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा प्रदान किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति का जो नेतृत्व कर रही थी वो कौन सी कर रही थी? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, यही इसका नेतृत्व कर रही थी। रूस की कम्युनिस्ट पार्टी इसका नेतृत्व नहीं कर रही थी। तो आंसर हो गया हमारा ओनली 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे रूसी क्रांति के बारे में अगर हम जाने तो 1917 में, और ये 2 बार में हुई, एक बार हुई फरवरी में और दूसरी बार में जो हुई है ये अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर और फरवरी में क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के पूरा रूसी क्रांति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पर कुछ और हिंट लिखा है। रशियन रिवॉल्यूशन यानी कि रूसी क्रांति 1917 में हुई। फरवरी में क्या हुई? फरवरी में क्या होता है, जो शाही सरकार थी उसको उखाड़ फेंक दिया गया, जो जार की सरकार थी उसको फेंक दिया गया, उखाड़ के फेंक दिया गया। और जो अक्टूबर में जो क्रांति हुई उससे रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा हो गया, यानी कि असली तरीके से जो रूस की क्रांति का फायदा मिला वो यहाँ पर हुआ। यहाँ पर भी क्या हुआ कि दोनों फायदे तो हुए। यहाँ पर क्या हुआ कि उनकी सत्ता को ही उखाड़ फेंका, और यहाँ पर क्या हुआ कि समाजवादियों का रूस की सत्ता पर कब्जा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि
क्वेश्चन जो है 1789 में थर्ड स्टेट के अध्यक्ष में किसे चुना गया था? अभी मैंने थर्ड स्टेट की बात की ऊपर, ठीक है। थर्ड स्टेट के जो अध्यक्ष को चुना गया था वो चुना गया था हमारे ये जीन्स सिल्वेन बेली को चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच क्वेश्चन है, पेट्रोग्राद में रोटी या ब्रेड की कमी के कारण कौन सी क्रांति आई? पेट्रोग्राद की जो क्रांति की बात हो रही है, एक्चुअल में ये रूस की क्रांति की बात हो रही है, रशियन रिवॉल्यूशन की, जो कि 1917 में हुई थी। और मैंने अभी बताया कि एक फरवरी में और दूसरी अक्टूबर में हुई, ठीक है। इन दोनों को मिला के हमारी रूसी क्रांति बनती है। तो ऑब्वियसली ये जो शुरुआती जो तौर पर हुई थी, लोग जो परेशान थे, गरीबी से परेशान थे, उन्हें रोटी वगैरह नहीं मिल रही थी, तो ये फरवरी से रिलेटेड है। तो यहाँ तक कि हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, कमेंट करके बताइएगा, और कुछ कमी होती है वो भी सजेशन दीजिएगा। और बाकी आप क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।